हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और दोस्तों आज है 26 जनवरी। आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों जो विद्यार्थी हमारे पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को नहीं डाउनलोड किए तो दोस्तों मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी के लिए आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों एकदम बेहतर तैयारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस, थ्योरी क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास, सारा चीज आपको हमारे इस ऐप पे दिया जाएगा। तो अभी जाकर के प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए हमारे इस ऐप को। और चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी गैस उच्च दाब उच्च ताप पर एक उत्प्रेरक उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदल देती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। आप सभी को याद होना चाहिए CO2 है ना। इसके साथ जब कौन कौन सा अभिक्रिया करेगा, CO2 और H2 अभिक्रिया करता है। और ये कैटलिस्ट कौन होगा दोस्तों, उत्प्रेरक कौन होता है, तो लिथियम आयोडाइड है ना। लिथियम आयोडाइड रहता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल से। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नया क्वेश्चन आप सभी के बीच है। एक यौगिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 28 ग्राम रेशियो 80 ग्राम है ना के अनुपात में है। तो इस यौगिक का यौगिक सूत्र क्या होगा। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ग्राम में वैल्यू दे दिया और पूछ रहा है यौगिक सूत्र क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों और इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का पहले भार कितना होता है, नाइट्रोजन का भार कितना होता है दोस्त, 14 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऐसे 15.98 ऐसे करके होता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 16 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जो नंबर ऑफ है 2, 3 आपको दिख रहा है, ये सब मोल की संख्या है। तो मोल की संख्या के क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बट्टा में है ना आणविक द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 होता है और ग्राम में दिया हुआ 28 है। तो 28 में 14 से डिवाइड दीजिए और 80 में ऑक्सीजन का 16 होता है, इससे डिवाइड दीजिए। तो 14 कितना हो जाएगा, 14 दूना का 28 और यहाँ पे 16 25 80। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मोल कितना होगा, 2 गो, और ऑक्सीजन के एगो होगा 5 गो। तो नाइट्रोजन के एगो होगा 2 गो, ऑक्सीजन के एगो होगा 5 गो। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको यौगिक सूत्र देना पड़ेगा। अगर किसी भी तत्व का आपको ग्राम में दे दिया है और उसका यौगिक सूत्र पूछे तो कुछ नहीं करिए, नाइट्रोजन का वेट से डिवाइड करिए, ऑक्सीजन का वेट से डिवाइड करिए, जो जितना आया उसका एटॉमिक लिख दीजिए। जैसे अगर हम 14 से डिवाइड करते तो आप सभी के सामने मैंने किया 16 25 80 और 14 दूना का 28। नाइट्रोजन पे कितना आया, 2 आया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन पे कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे देख लिए, नाइट्रोजन पे 2 दे दिए, ऑक्सीजन में 5 दे दिए, हमारा आणविक यौगिक सूत्र प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है दोस्तों 27 ग्राम एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप में अभिक्रिया करेगा। देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, 27 ग्राम एल के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ दोस्तों संपूर्ण अभिक्रिया करेगा जब एल का परमाणु भार 27 हो तब। ऑप्शन नंबर ए 24 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 16 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी है 8 ग्राम। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो Al2O3 बनाता है, Al2O3 बनाता है ना। तो यहाँ पर से अगर मैं इस पर बात करूँ तो इस पर से ग्राम एल्युमिनियम का कितना ग्राम हो गया, जिस तरीके से अभी पिछला क्वेश्चन के उस तरीके से कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 है ना। एल्युमिनियम में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 54, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 से 32 16 48 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 48 ग्राम है ना। देखिए 54 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 54 ग्राम में 48 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में एक ग्राम एल्युमिनियम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम एल्युमिनियम में कितना हो जाएगा, 48 बटा में 54। तो अगर मैं कहूँ 27 ग्राम में तो गुणा हो जाएगा 27 ग्राम में यहाँ से 27 है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये हो जाएगा कितना बार में, ये कटेगा 2 बार में, है ना। 27 दूना का 54, 2 से गुना के 7 चौके 4 में 1 2 4 5, हाँ कट गया। अब ये 2 से कटेगा कितना बार में, 24 बार में। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है दोस्तों, 24 ग्राम, है ना, 24 ग्राम। कैसे आया समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले मैंने एक रिएक्शन लिखा Al2O3, ये रिएक्शन है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ पूर्ण रूप वाला। अब एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 भार है, देख लीजिए परमाणु भार कितना है, 27 है। एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 है, यहाँ पे Al2 है तो 2 से गुना करिए, 27 दूना का 54, ठीक है। 54 ग्राम पे 54 ग्राम Al पे कितना ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 3 के ऑक्सीजन है, 3 को 16 तिये 48 ग्राम। 48 ग्राम क्या है दोस्त, ऑक्सीजन है। 48 ग्राम क्या है, 54 ग्राम एल्युमिनियम पे 48 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम एल्युमिनियम पे 48/54, 27 ग्राम एल्युमिनियम पे 48/54 गुने 27 कैलकुलेट करके वही आपका आंसर है ना, यानी कि 24 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ना। समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको कि आपको समझ में आ जाए, और इसी तरीके से आपको डेली में क्लास दूंगा। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 48 कहता है दोस्तों, HCHO में C की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी, यानी कि कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण नंबर। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से कार्बन का पूछ रहा है, यानी कि एक कार्बन को आप लोग मान लीजिए X और यहाँ पर से प्लस कर दीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, -2 होता है, तो यहाँ पर से हम डायरेक्ट -2 लिखते हैं। और हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है, तो यहाँ पर से 2 लिख दीजिए। ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो गई, बराबर में 0, तो ये से ये उड़ गया, x बराबर 0 इज द आंसर। x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप लोग मार दीजिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 49 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कहता है यदि KMnO4 का आणविक भार m है, KMnO4 का आणविक भार क्या है दोस्तों, m है। इसका तुल्यांकी भार जब यह K2MnO4 में परिवर्तित होगा तब क्या होगा। तुल्यांकी भार पूछ रहा है दोस्तों, किस में कन्वर्ट होगा, KMnO4 किस में होगा, K2MnO4 में कन्वर्ट होगा तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर क्या कहता है दोस्तों, तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, तुल्यांकी भार बराबर लिखिएगा, अनुभार लिख लीजिए, कहीं पे आप नोट कर लीजिए, अनुभार बटा में n, अनुभार बटा में n। n क्या है दोस्तों, तो प्राप्त या खोया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्राप्त या खोया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 0 जा रहा है भाई साहब, कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखिए जब इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर से क्या होगा, MnO4 माइनस होगा, प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एगो माइनस जाएगा, तब ना जा कर के कहाँ बनेगा, ये 2 चार्ज बना देगा, तब ना ये जा कर के ऑक्सीजन 2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। m तो हमारा आणविक भार है, बटा में n की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है दोस्तों, विलयन के तापमान के साथ यह नहीं बदलता। देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट विलयन वाला चैप्टर से है, 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, है ना। 12th में ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, विलयन के ताप के साथ यह नहीं बदलता है, कौन सा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मोललता जो है ना दोस्तों, वह ताप के साथ नहीं बदलता है, मोललता ताप के साथ नहीं बदलता है। तो मोललता कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मोललता क्या होता है, ताप के साथ नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाता है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये भी बदल जाता है। फॉर्मलता तो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मलता होता है और मोललता होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दोस्तों, कार्बन की न्यूनतम बंध की लंबाई किसमें है, न्यूनतम बंध की लंबाई किसमें। ऑप्शन नंबर है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन नंबर बी है C2H6, ऑप्शन नंबर सी है C6H6, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम बंध की लंबाई किसमें होगी। तो न्यूनतम बंध लंबाई किसमें होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड में होगा। सबसे पहले याद रखिए न्यूनतम किसमें होगा, सबसे कम होगा एसिटिलीन में, ठीक है, एसिटिलीन में याद रखिएगा।
और सबसे ज़्यादा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होगा कार्बन कार्बन। देखिए किसमें न्यूनतम बंध की लंबाई होगी, तो ऑप्शन नंबर ए CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, है ना, इसमें होगा न्यूनतम बंध की लंबाई। ठीक है, न्यूनतम बंध की लंबाई इसमें है। और सबसे अधिक किसमें होता है, तो कार्बन बॉन्ड कार्बन में, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ये होगा, ये कुछ इस तरीके से, सबसे बड़ा इसमें, थोड़ा सा कम इसमें और थोड़ा सा सबसे कम इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बन यौगिक है। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन था दोस्तों सबसे पहले, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिए। इसका आंसर क्या याद रखना है दोस्तों, तो यूरिया जो था वो सबसे पहले था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यूरिया सबसे पहले कार्बनिक यौगिक था जो कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है दोस्तों हेकल के नियम के अनुसार, हेकल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा यदि इसमें इस संख्या के इलेक्ट्रॉन हो, है ना। हेकल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा। कैसा होगा दोस्तों, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या याद रखना है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 4n+2 इंटू पाई, 4n+2 इंटू पाई, ये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है। ऐसा कौन सा यौगिक है दोस्तों जो क्या है, प्रकाश सक्रिय है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इस टाइप के, इस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस लेवल की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो इस लेवल की तैयारी कैसे होगी दोस्तों, तो हमारे द्वारा होगी एकदम बढ़िया तरीके से। अभी तो PYQ केवल करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि क्लोरो लग गया है तो यह प्रकाश का एक सक्रिय तत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दोस्तों एक प्रबल क्षार जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अपसहत कर सकता है। अल्फा हाइड्रोजन की अपसहत कर, ऑप्शन नंबर ए एल्केन, ऑप्शन नंबर बी कीटोन, ऑप्शन नंबर सी एमीन और ऑप्शन नंबर डी एल्कीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आप सभी लोग याद रखिए कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन किसमें होगा, कीटोन में होगा। ठीक है, निष्कासित कर सकता है, प्रबल क्षार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कहता है यह यौगिक चलावयता दर्शाएगा। चलावयता किसमें, कौन सा यौगिक दर्शाता है, कौन सा यौगिक दोस्तों चलावयता दर्शाता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी CH3COO-C2H5 होगा। CH3COO-C2H5 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दोस्तों एन की पहचान के लिए, है ना, लेसेंगने परीक्षण इसके साथ विफल होगा। बताइए, एन की पहचान के लिए दोस्तों लेसेंगने परीक्षण इसके साथ विफल होगा, यानी कि सफल नहीं होगा। तो किसके साथ होगा दोस्तों, तो NH2NH2HCl के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए NH2NH2HCl के साथ विफल रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 58 कहता है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन है, ओ होना चाहिए, है ना, ओ तथा पी, है ना, ऑक्टा और पी से क्या है भाई साहब, नाइट्रोफिनॉल के 1:1 के मिश्रण के पृथक की सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों, नाइट्रोफिनॉल को रेशियो 1:1 का रेशियो मिश्रण है, उसको अलग करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, भाप वाला, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाष्प आसवन, है ना, वाष्प आसवन इसका राइट आंसर होगा, भाप द्वारा। ठीक है, ओ और पी नाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए दोस्तों वाष्प आसवन का मतलब होता है अलग करना। ठीक है,
एक विधि का नाम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे 59 कहता है दोस्तों, कागज वर्ण लेखन में स्थिर प्रवस्था है। कागज वर्ण लेखन में स्थिर प्रवस्था कौन सी है? वायु या C2H5OH? ऑप्शन नंबर सी है कागज, ऑप्शन नंबर डी है H2O। तो चलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिए, वो क्या होगा दोस्तों? कागज होगा। ठीक है, कागज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कागज वर्ण लेखन में स्थिर प्रवस्था है कागज। ठीक, चलिए कागज की पट्टी या टुकड़ा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट कहता है दोस्तों, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, CH3O+। CH3O+ क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। याद रखिए BH3 भी है, NO2+ भी है और Cl+ भी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CH3 क्या चाहिए? H3O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए H3O इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।